एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। हमें ना सिर्फ एज अ स्टूडेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज दिन प्रतिदिन इन्वायरमेंट का लॉस होते जा रहा है, तो उसको हम इन्वायरमेंट को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इकोसिस्टम से शुरू करेंगे। देखते हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें जैविक अजैविक के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कृत्रिम और प्राकृतिक, और ऐसे ही आगे हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपघटन की प्रक्रिया, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। ओके, तो आगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे, जहाँ पे हम संख्या पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी बायोकेमिकल जो साइकिल होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब क्या होती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, फिर पारिस्थितिकी क्या होती है, और फिर जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है। ओके, तो सपोज़ यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ आप लोगों के लिए। ये कोई पर्सन है और ये सजीव है, ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये स्थलमंडल है, ये वायु है, स्थल है, मतलब जो स्थल हो गया इसको हम लोग बोल देंगे स्थलमंडल, और ये वायु हो गया तो इसको वायुमंडल बोलेंगे, और यहाँ पे सजीव हैं तो ये मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जल हो गया तो ये जल मंडल हो गया। ओके, तो ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जैसे कि सपोज़ ये हैं सजीव, ये एक विशिष्ट प्रवेश में रहते हैं। यहाँ पे इनके आसपास जो कुछ भी है वो विशिष्ट प्रवेश है, और जीव और उसका प्रवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, तो इसी प्रवेश को क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। ओके, और ऐसे ही जो पारिस्थितिकी होती है वो क्या होती है कि जीवों के पारस्परिक संबंध और उनके वातावरण के साथ उनके संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, जैसे सपोज़ ये सजीव है तो इनका स्थलमंडल के साथ में किस तरह का संबंध है, वायुमंडल के साथ में किस तरह का संबंध है, और जलमंडल के साथ में किस तरह का संबंध है, तो ये हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। ओके, और आगे हम बात करते हैं किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों को उनके अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रिया होती रहती है। इन्हीं अनुक्रिया के संपूर्ण तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे कोई भी इन जैविक जो सदस्य हैं, इनका अजैविक जो वातावरण है, इनमें कोई चक्र चलता है, सपोज़ वाटर या कार्बन या फिर नाइट्रोजन साइकिल, तो इन्हीं के बीच में हम जो संबंध को या फिर एक पूरा तंत्र जो होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप। जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है वो मनुष्य के मतलब जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से निरंतर चलता आ रहा है। मतलब मनुष्य और पर्यावरण जो है एक दूसरे को प्रभावित करते आए हैं पहले से ही। इसी क्रम में क्या हुआ कि मनुष्य ने खुद को पर्यावरण के अनुकूल कर दिया। लेट्स सपोज़ पहाड़ी इलाकों में जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी नाक लंबी और सकरी होती है, नैरो होती है। क्यों? और उनकी जो आरबीसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुदाब कम होता है और ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं। तो जिससे कि अगर आरबीसी मतलब कम होगी तो फिर
वो फेफड़ों में वो हवा चली जाएगी, फिर उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसीलिए मतलब मनुष्य ने खुद को पर्यावरण के अनुकूल कर लिया है। ओके, तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि समय समय पर विभिन्न लोगों ने मानव और पर्यावरण संबंध पर अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत करी, और जिसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है पर्यावरणीय नियतिवाद उपागम। ये जो अवधारणा है इसको एलेन चर्चिल, सैम्पल और रीडर और हमबोल्ड के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने ये बोला कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया, मतलब पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया, पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया। ओके, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो प्रगति है वही मानव का पालन पोषण करती है, और मनुष्य जो है प्रगति पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ओके, और उसका जो जो भी जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो प्रगति पर आश्रित हैं। ओके, और ऐसे ही संभववादी उपागम ये बोलते हैं कि ये जो अवधारणा दी थी, ये दी थी आपके कार्ल सावर और इसाया बोमन, इन्होंने दी थी ये अवधारणा। इन अवधारणा के इनके अनुसार इन्होंने माना कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मनुष्य और उसकी गतिविधियों को प्रभावित अवश्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसी संभावनाएं और क्षमता है कि वो पर्यावरण को भी परिवर्तित कर सकता है। और मतलब मनुष्य क्या है कि वो पर्यावरण को भी अपने अनुकूल बना सकता है। तो ये कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी से होगा, और पूंजी होगी, और एक इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर का होना ज़रूरी है इसके लिए। ओके, तो आगे ऐसी है नवनियतिवाद उपागम। इसमें ये उपागम जो है वो बोलता है रुको और जाओ। ये मतलब प्रगति, इसमें ये बोलते हैं कि जो प्रगति की कुछ अपनी सीमाएं हैं, और उसका अत्यधिक दोहन जो है वो हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। और प्रगति को मतलब प्रगति का जो दोहन है उसको मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, और नहीं तो मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच में जो संतुलन होगा वो बदल जाएगा। तो ये हमारे विनाश के रूप में हमारे सामने आएगा। इसी से मतलब जो है सतत विकास, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ये यहीं से निकल कर आता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी उपागम। इस जो अवधारणा के अनुसार जो है वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य क्या है कि वो पारिस्थितिकी का एक घटक है, और पारिस्थितिकी जो जीवधारियों के मध्य उनके वातावरण के संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये विभिन्न धारणाएं रही कि किस तरह से मानव और पर्यावरण का संबंध है। तो सबसे सटीक या सबसे अच्छा जो है वो नवनियतिवादी उपागम ही मानते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया आपका पहले जैविक और अजैविक। तो जैविक में जैविक वो घटक आते हैं जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं। ओके, और अजैविक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जैविक जो घटक होते हैं वो तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। तो जो उत्पादक होते हैं उसमें हम जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और इसमें हरे शैवाल और मतलब पेड़ पौधे वगैरह ये सब आते हैं। और उपभोक्ता वो होते हैं वे जीव जो अपना भोजन दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता भी हमारे 3 टाइप के होते हैं: एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जो
प्राथमिक होते हैं उनमें हम देखते हैं कि ये हमारे पूर्णतः शाकाहारी जंतु होते हैं और ये अपना भोजन जो है वो हरे पेड़ पौधों से ही ग्रहण करते हैं, जैसे खरगोश या फिर हम हिरण या गाय, तो ये सब कुछ हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में वो आते हैं जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं, मतलब वो अपना भोजन जो है पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और मतलब मांसाहारी भी होते हैं वो। तो इसमें जैसे चिड़िया, कौवे, लोमड़ी, ये कुत्ता, ये सब कुछ द्वितीय उपभोक्ता में आता है, सॉरी। तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं ये सर्वोच्च श्रेणी के जो मांसाहारी जंतु होते हैं। ये जो मतलब पहले प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब का भी शिकार करते हैं, तो ये हमारे तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। इसमें बाज, गिद्ध, चीता, ये शेर। और विघटक जो होते हैं मतलब मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, ये हमारे क्या हो गए थे, विघटक होते हैं। जैसे केचुआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब कुछ हमारे मतलब अपघटक या विघटक को बोलते हैं। ओके, तो ऐसी अजैविक घटक क्या होते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आती हैं वो आती हैं। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रासायनिक वातावरण और एक भौतिक वातावरण। तो यहाँ पे रासायनिक वातावरण में दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एक कार्बनिक और कार्बनिक। और मतलब कार्बनिक में वो आते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये सब कुछ अकार्बनिक में आते हैं। इसी तरह से जो कार्बन में आएंगे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ में आएंगे। भौतिक पर्यावरण में ये क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब, ये सब कुछ इसमें हम शामिल करेंगे। तो आज बस यहीं तक, आगे हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।